नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे ऑब्स एंड ज्ञानी के क्वेश्चंस को, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लेकिन आज हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस को ही डिटेल में सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है फ्रेंड्स। मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, फिजिकल चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड। ऑप्शन ए ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, menstruation and all. The right answer is option D, all. Next question है friend, question number 2. The first menstruation in female is called as menarche, menopause, dysmenorrhea and amenorrhea. The right answer is option A, menarche. Menarche क्या है friends? Onset of first menstruation, average age between 13 to 16 years. Menopause क्या है? A natural decline in reproductive hormones when a woman reaches her 40 to 50 years. नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, डिसमेनोरिया. डिसमेनोरिया किसे कहेंगे हम? डिसमेनोरिया, द मेडिकल टर्म फॉर द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज द डिसमेनोरिया. एंड द एमेनोरिया क्या है फ्रेंड्स? द अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड द एमेनोरिया. While the conditions share a similar name and can cause a similar symptoms, their nature and impact on the patient body is different. Next question क्या है friend? Question number 3. In female, age of menarche is 10 years, 13 years, 16 years or 20 years. The right answer is option B, 13 years. Next question है friend, which hormone plays an important role in significant proliferation of fat around the breast? Estrogen, progesterone, FSH and testosterone. The right answer is option A, एस्ट्रोजन. तो हमको ये हार्मोनल साइकिल अच्छे से पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कौन से हार्मोन किस स्टेज में निकलते हैं. इसके अपन और ये सब जानने से पहले फ्रेंड्स हमें ये जानना जरूरी है कि एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं. तो ये आपको बहुत ही अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए फ्रेंड्स. तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से निकलते हैं? प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, NLH एंड TSH. तो ये आपको बहुत ही अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए फ्रेंड्स सभी के बारे में. और नेक्स्ट है फ्रेंड्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी. इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? ऑक्सीटोसिन, एंटी डायबिटिक हार्मोन जिसे कि ADH भी कहते हैं, और वासोप्रेसिन. और थायराइड से थायराइड हार्मोन जिसमें कि T3 एंड T4 है, थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन. तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. और इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, डायग्राम के थ्रू हम इसको याद कर लें. जैसे कि इसमें दिखाया गया एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो इसमें कौन कौन से निकलते हैं? ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड हार्मोन, FSH, NLH एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन. तो इसके फंक्शंस के बारे में भी दिखाया गया है. ग्रोथ हार्मोन हमारे बोन्स के लिए होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स के लिए रहता है, थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो कि FSH, NLH है वो टेस्टिस एंड ओवरी से निकलता है फ्रेंड्स. एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे मेमरी ग्लैंड में वर्क करती है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसमें ADH जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, ये किडनी ट्यूबल्स में वर्क करती है. और नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन जो कि यूट्रस के मसल्स को स्मूथ बनाने में और मेमरी ग्लैंड के लिए हेल्पफुल होती है. तो इस डायग्राम के थ्रू अपन इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. इस डायग्राम में भी यही अच्छे से समझाया गया है फ्रेंड्स हार्मोन के बारे में. तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि कौन कौन से हार्मोन निकालती है. ग्रोथ हार्मोन है बोन्स के लिए, मसल्स के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ADH हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ACTH एंड MSH. ये डायग्राम भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स, तो आपको याद करने में आसानी होगी. क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5. स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर इज ए टर्म्ड एज. ऑप्शन ए पोस्ट कॉसियस, ऑप्शन बी प्रिसीसियस, ऑप्शन सी एमेनोरिया एंड ऑप्शन डी डिसमेनोरिया. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रिसीसियस.
प्रिसीसियस का मतलब इसमें हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। यूज्ड अबाउट द चिल्ड्रन हैविंग ए डेवलप ए सर्टन एबिलिटी एंड वे ऑफ बिहेविंग एट मच यंगर एज देन यूजुअल। सामान्य से कम आयु में अपनी योग्यता विकसित कर लेने वाला, छोटा आयु में बड़ों जैसा आचरण करने वाला, काल पक्व या पूर्व विकसित, जिसे कि हम प्रिसीसियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6। परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनार्की, डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया और मेनोपॉज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7। इंडोक्राइनिकोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग मेनोपॉज इंक्लूड एक्सेप्ट। Endocrinological changes occur during menopause include except fall in serum estradiol level, fall in FSH level, increase in LH level and increase in level of androgen. The right answer is fall in FSH level. ये सभी लेवल इंक्रीज होते हैं लेकिन फॉल इन FSH लेवल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर मेनोपॉज इंक्रीज फेशियल ग्रोथ occurs due to fall in FSH level, increase in LH level, decrease estrogen androgen ratio and decrease androgen level. The right answer is option C, decrease estrogen androgen ratio. After menopause increase facial growth occurs due to decrease estrogen androgen ratio. तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन किस समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो स्टार्टिंग के 1 to 14 डेज़ में एस्ट्रोजन लेवल अपने पीक पे रहता है फ्रेंड्स। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ओवेरियन हार्मोन लेवल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज इंक्रीजेस, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है और 14 डेज़ में ये पीक में रहता है फ्रेंड्स। उसी के साथ साथ LH भी बहुत सर्ज में रहता है जिसकी वजह से ओवल्यूशन होता है। और ये FSH है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो 1 डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल से स्टार्ट होने के 14 डेज़ तक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करती है, साथ ही साथ एस्ट्रोजन भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है और इसी 14 डेज़ में LH सर्ज भी होता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट 14 डेज़ में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वर्क करने लगती है। और इस स्टार्टिंग में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन माइन्यूट रहती है, लेकिन जैसे ही 14 डेज़ के बाद जैसे ही ओवल्यूशन होता है उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अपना वर्क करना शुरू करती है फ्रेंड्स। और बाकी हार्मोन फिर धीरे धीरे करके कम होते चले जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ओवेरियन फॉलिकल रिलीज एग देन कोलैप्स। जैसे ही 14 डेज़ होता है LH सर्ज में आता है और ओवम अपने उसमें से ओवरी से बाहर निकलता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करती है दोस्तों। जैसे कि इसमें दिखाया गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को बनाने में हेल्प करती है, धीरे धीरे इसका ग्रोथ होता है और 14 डेज़ में जैसे ही LH सर्ज होती है तो यहाँ ओवम बाहर निकलता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम है फ्रेंड्स। और ये इंडोमेट्रियम की थिकनिंग ऑफ वॉल है यूट्रस में, जो कि धीरे धीरे करके ये बढ़ती चली जाती है। तो ये चार्ट अपन अब अच्छे से एक बार देख लेते हैं जिससे कि हमको आसानी होगी कौन से हार्मोन किस स्टेज में ज़्यादा वर्क करती है। तो अपन कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर बनाने में हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। इस डायग्राम में भी यही दिखाया गया फ्रेंड्स, एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का वर्क। स्टार्टिंग के फर्स्ट 14 डेज़ में एस्ट्रोजन वर्क करती है, नेक्स्ट 14 डेज़ में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वर्क करती है। और ये ओवेरियन साइकिल है जिसमें कि एग का धीरे धीरे बढ़ना और ओवल्यूशन होना, एक धीरे धीरे बढ़ते जाती है FSH हार्मोन की वजह से, FSH और LH की वजह से ये सर्च में आती है और ओवल्यूशन होता है और बाद में जो ये बचा हुआ हिस्सा रहता है इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो आप लोग इसको देख लीजिए। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रेंड्स 28 डेज़ का रहता है, एवरेज इसको हम मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर प्यूबर्टी ओबेस पेशेंट हैव ए लेस चांसेस ऑफ अकरेंसेस ऑफ osteoporosis because of fall in FSH level, fall in LH level, conversion of more androgen into estrogen and conversion of more estrogen into androgen. The right answer is option C, conversion of more androgen into the estrogen. Next question है friend, question number 10. In female, changes occur after menopause include uterus become smaller, the vagina become narrower, and ovaries shrink in size, and all. The right answer is option D, all.
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11. In the following, which statement is a false? At birth, the uterine body and the cervix ratio is about 1:2. When menarche occurs, the ratio between uterine body and the cervix becomes 1:1. And after menarche, the ratio between uterine body and cervix becomes 2:1. And after menopause, the ratio remains 3:1. The right answer is option D. After menopause, the ratio remains 3:1. Next question है friend, question number 12. After menopause, a woman becomes more prone to develop of osteoporosis because of fall in estrogen level, increase in estrogen level, fall in LH level, and fall in FSH level. The right answer is option A. Fall in estrogen level. Next question है friend, question number 30. In postmenopausal female, which is the principal hormone used in hormonal replacement therapy? Progesterone, estrogen, FSH, and LH. The right answer is option B, estrogen. In postmenopausal female, which is the principal hormone used in hormonal replacement therapy, is estrogen. Next question friend, question number 14. What do you mean by delayed menopause? When menopause does not occur beyond the 45 year of age, when the menopause does not occur beyond the 40 year of age, when the menopause does not occur beyond the 50 years of age, and when the menopause does not occur beyond the 55 year of age. The right answer is option D. When the menopause does not occur beyond the 55 years of age. Next question friend, question number 15. Causative organism of syphilis is Chlamydia, Trachomatis, Treponema pallidum, pox virus, and Haemophilus ducreyi. The right answer is option B, Treponema pallidum. Next question friend, question number 16. Causative organism of cancroid is Chlamydia, Trachomatis, Treponema pallidum, pox virus, and Haemophilus ducreyi. The right answer is option D, Haemophilus ducreyi. Option D. Next question friend, question number 17. Infection of the fallopian tube is called as appendicitis, Bartholinitis, salpingitis, and endometritis. The right answer is option C, salpingitis. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18. पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज द टर्म्ड एज, ये तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, जिसे कि हम डिस्मेनोरिया कहते हैं. राइट आंसर इज डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19. इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए कॉज ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया? नैरोइंग ऑफ द सर्वाइकल कैनाल, यूटेराइन हाइपोप्लेजिया, इंक्रीज वासोप्रेसिन रिलीज, एंड डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, decrease production of prostaglandins. Next question friend, question number 20. Primary dysmenorrhea is mainly found in adolescent girl, pregnant woman, female above the 35 years, and female above the 45 years. The right answer is option A, adolescent girls. Question friend, question number 21. Excessive amount of cyclic bleeding at the normal interval is termed as menorrhagia, epimenorrhea, metrorrhagia, and dysmenorrhea. The right answer is option A, menorrhagia. Excessive amount of cyclic bleeding at the normal interval is termed as menorrhagia. Next question friend, question number 22. Cyclic bleeding in which duration of menstrual cycle is the reduced to 21 days or less is termed as, the right answer is option B, epimenorrhea. Cyclic bleeding in which duration of menstrual cycle is reduced to 21 days. यदि menstrual cycle की डेज 21 डेज में हो रही हो, साइकिल यदि छोटी हो गई हो, तो उसे हम इपीमेनोरिया कहेंगे फ्रेंड्स.
Epimenorrhea. Too frequent menstruation occur at any time, but particularly at the beginning and end of the menstrual cycle. Next question, friend. Question number 23. Polymenorrhea is also termed as menorrhagia, epimenorrhea, metrorrhagia, or dysmenorrhea. The right answer is option B. Epimenorrhea. Polymenorrhea is also termed as epimenorrhea. Next question, friend. Question number 24. Irregular acyclic bleeding from the uterus is termed as menorrhagia, epimenorrhea, metrorrhagia, or dysmenorrhea. The right answer is option C, metrorrhagia. इस सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए फ्रेंड्स। मेनोरेजिया किसे कहेंगे, इपीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया एंड डिसमेनोरिया। ये सारे टर्म्स आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर नोट्स बना लीजिए इसका कि मेनोरेजिया किसे कहेंगे, इपीमेनोरिया किसे कहेंगे। तो आपको याद करने और समझने में आसानी होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फ्रेंड्स। क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25. व्हेन द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज वेरी लेस एंड लास्ट फॉर less than 2 days is termed as option A, oligomenorrhea, amenorrhea, hypomenorrhea, and dysmenorrhea. When menstrual bleeding is very less and lasts for less than 2 days, तो इसे कहेंगे हम फ्रेंड्स हाइपोएमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26. Absence of menstrual cycle in females during reproductive period is termed as epimenorrhea, amenorrhea, hypomenorrhea, and dysmenorrhea. The right answer is option A, epimenorrhea. Absence of menstrual cycle in female during reproductive period. Next question, friend. Question number 27. In following, which is a common cause of menorrhagia? Fibroid uterus, adenomyosis, dysfunctional uterine bleeding, or all? The right answer is option D, all. Which is the common cause of menorrhagia? Menorrhagia means excessive bleeding in short period. Next question, friend. Question number 28. The condition in which bleeding is so irregular and excessive that is difficult to identify the menstruation is known as menorrhagia, metrorrhagia, hypomenorrhea, or menometrophagia. The right answer is option D, menometrophagia. क्या बोला है फ्रेंड्स इसमें? विच ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर एंड एक्सेसिव, ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर एंड एक्सेसिव दैट इज़ ए डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द मेंस्ट्रुएशन। तो ये आप लोग अच्छे से एक बार याद करिएगा फ्रेंड्स चारों के बारे में, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, हाइपरमेनोरिया एंड मेनोमेट्रोरेजिया। इसके आप शॉर्ट नोट्स बना ही लीजिए फ्रेंड्स। तो ये सबको आपको अच्छे से याद करना है फ्रेंड्स, और एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आप लोग, किसको क्या कहते हैं, किस टर्म्स में क्या होता है, तो आपको आसानी होगी। साथ ही साथ एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, एपीमेनोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, हाइपरमेनोरिया, मेनोमेट्रोरेजिया, तो आपको एग्ज़ाम्स के टाइम में डिफ़िकल्टी नहीं होगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं फाइब्राइड के बारे में। फाइब्राइड क्या है? यह एक नॉन कैंसरस ग्रोथ इन यूट्रस दैट कैन डेवलप ड्यूरिंग ए वुमन्स चाइल्ड बियरिंग ईयर्स. The causes of fibroid isn't well understood. The risk factor include a family history of fibroid, obesity और early onset of puberty. मीन्स रिस्क फैक्टर कब बढ़ जाता है? जब आपकी फैमिली में हिस्ट्री हो, किसी को फाइब्राइड हुआ हो, तो आपको भी होने की चांसेस बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। ओबेसिटी है एंड ईयरली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से फाइब्राइड होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इस डायग्राम के थ्रू भी हम देख सकते हैं फाइब्राइड ऑफ यूट्रस। डायग्राम में हमको दिख रहा है फाइब्राइड ट्यूमर में अकर इन द वेरियस रीजन ऑफ द यूट्रस। साथ ही साथ हम जानते हैं एडिनोमायोसिस क्या है। एडिनोमायोसिस क्या है? एक कंडीशन इन विच द एंडोमेट्रियल टिश्यू एग्जिस्ट विथिन एंड ग्रो इनटू द यूटेराइन वॉल. Adenomyosis most often occur late in child bearing years and typically disappear after the menopause. इसको भी हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एडेनोमायोसिस का, जिसमें कि हमको पूरा यूट्रस, ओवरी, सारे फैलोपियन ट्यूब्स सारे इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। तो आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ये ओवरी है हमारी, ये ओवेरियन लिगामेंट है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये मायोमेट्रियम है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है, ये फैलोपियन ट्यूब है,
एंड इंडोमेट्रियम बेडिंग ए यूट्रस वॉल एंडिनोमायोसिस। तो इसमें हमको ये एडिनोमायोसिस अच्छे से क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स। तो इस पिक्चर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर मार्कर इज ए यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर। ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर के डायग्नोसिस में कौन सा ट्यूमर मार्कर हम यूज़ करते हैं। CA-125, ये तो पता ही आपको, मोस्टली ओवरी के लिए होता है ये। LDH, SSC एंड TAG। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, LDH। तो LDH के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये LDH किन किन कंडीशन में बढ़ी हुई होती है। कंडीशन दैट कैन कॉज इंक्रीज LDH इन द ब्लड इंक्लूड लीवर डिसीज, हार्ट अटैक, एनीमिया, मसल्स ट्रॉमा, बोन फ्रैक्चर, कैंसर एंड इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस, इंकेफेलाइटिस एंड HIV में, इन सारी कंडीशंस में LDH हमको इंक्रीज मिलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ DUP। डायरेक्ट यूट्राइन ब्लीडिंग, डायरेक्ट यूट्राइन ब्लड वेसल्स, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग और डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लड वेसल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 31। स्टेट ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन विच देयर इज नो क्लिनिकल डिटेक्टेबल pelvic pathology is present known as menorrhagia, polymenorrhea, dysfunctional uterine bleeding or dysmenorrhea. The right answer is option C, dysfunctional uterine bleeding. क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, स्टेट ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन विच देयर इज नो क्लिनिकल डिटेक्टेबल pelvic pathology is present is known as dysfunctional uterine bleeding. क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 32। इन फॉलोइंग विच हार्मोनल थेरेपी इज यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ DUP। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, नॉर्थिस्टेरॉन एसिटेट, 17-alpha इथेनाइल टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 33। फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल रिसेशन इन द फीमेल विथ DUP एक्सेप्ट female who is over the 35 years, ANH, and the female who has completed her family, female who does not has any significant endometrial pathology such as cancer, and the female who is a newly married. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ इंडोमेट्रियल रिसेशन इन फीमेल्स विथ DUP एक्सेप्ट। रिसेशन का मतलब पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। इंडोमेट्रियल रिसेशन क्या है ये पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। इंडोमेट्रियल रिसेशन इज द प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ वुमन्स इंडोमेट्रियम, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस विथ इन ए इलेक्ट्रोसर्जिकल वायर लूप टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो ये कंडीशन किन किन कंडीशंस में अप्लाइड होती है और किस में नहीं होती ये पूछा है फ्रेंड्स। इसमें किन में ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट पूछा है। तो ये फीमेल हु इज़ ओवर 35 ईयर्स, इनमें ये हम कर सकते हैं। फीमेल हु हैड ए कम्प्लीटेड हर फैमिली, इस कंडीशन में भी हम कर सकते हैं। फीमेल हु डज नॉट हैज़ एनी सिग्निफिकेंट इंडोमेट्रियल पैथोलॉजी सच एज कैंसर, इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन फीमेल हु इज़ ए न्यूली मैरिड, इस कंडीशन में हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फीमेल हु इज़ ए न्यूली मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 34। ट्रीटमेंट ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इंक्लूड यूज ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन, यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, पायरिडॉक्सिन एंड ऑप्शन डी, ऑल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 35। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनिलिएसिस, कैंडिडा एल्बिकेंस, टीनिया क्यूरिसिस, Staphylococcus aureus and gonococci. The right answer is option A, Candida albicans. Causative organism responsible for moniliasis. Next question friend, question number 36. In the following which is the most common cause of vaginitis in childbearing period? Trichomoniasis, moniliasis, atopic vagina and streptococci. The right answer is option A, trichomoniasis. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 37। वजाइनल ट्राइकोमोनियासिस इज मोर हार्मफुल व्हेन pH ऑफ वजाइना रेंज बिटवीन 1 to 2,
pH of vagina ranges between 3 to 4, pH of vagina ranges between 6 to 7, and option D, none effect of changes in pH. The right answer is option C, pH of vagina ranges between 6 to 7. Next question friend, question number 38. Inflammation of vagina in women after the menopause is called as toxic shock syndrome, senile vaginitis, chlamydial vaginitis, and chronic vaginitis. The right answer is senile vaginitis. तो चलिए अभी सेनाइल वजाइनाइटिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेनाइल वजाइनाइटिस क्या है दोस्तों? एक वजाइनल एट्रोफी, एट्रोफिक वजाइनाइटिस जिसे भी कहते हैं, is a thinning, drying and inflammation of the vaginal wall that may occur when your body has less estrogen. जब बॉडी में लेस एस्ट्रोजन की कंडीशन होती है तो यूट्रस की जो वजाइनल वॉल होती है वो थिनिंग, ड्राइंग एंड इन्फ्लामेटरी हो जाती है। इस कंडीशन को हम वजाइनल एट्रोफी या एट्रोफिक वजाइनाइटिस या सेनाइल वजाइनाइटिस भी कहते हैं। वजाइनल एट्रोफी अकर्स मोस्ट ऑफन आफ्टर द मेनोपॉज. For the many women, vaginal atrophy not only makes the intercourse painful but also lead to distressing urinary symptoms. Next question friend, question number 39. Presence of yellowish or blood mixed vaginal discharge after the menopause and vulval pruritus are the manifestation of menopause, toxic shock syndrome, atypical menorrhagia and senile vaginitis. The right answer is option D, सेनाइल वजाइनाइटिस. इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? प्रेजेंस ऑफ येलोइश और ब्लड मिक्स वजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर मेनोपॉज एंड वल्वल प्यूराइटिस. तो ये सारे सिम्टम हमको इस कंडीशन में देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ सेनाइल वजाइनाइटिस? इंक्रीज FSH लेवल, estrogen deficiency, malnutrition or androgen deficiency. The right answer is option B, estrogen deficiency. Next question है friend, question number 41. In a female's possibility of for occurring acute endometritis is more after menopause, after menarche, after abortion or childbirth, and after during the childhood is. The right answer is option C, after the abortion or childbirth. Acute endometriosis condition is more in after abortion and childbirth. Next question friend, question number 42. Pelvic inflammatory disease is a more common in following females: menstruating adolescent girl, having many sexual partners, previous history of PID, and all of the above. The right answer is option D, all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 43. इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज अ फॉल्स? PID is a common in female who are menstruating. PID is a more common in women who are using intrauterine devices. PID is a more common in women who are taking a oral contraceptive, and PID is a less common in women having only a single sexual partner. The right answer is option C. PID is more common in women who are taking a oral contraceptive pills. ये स्टेटमेंट गलत है फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 44. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ pelvic inflammatory disease include lower abdomen pain, fever, irregular and excessive vaginal bleeding, and option D, all of the above. The right answer is option D, all of the above. Lower abdomen pain, fever, irregular and excessive vaginal bleeding is the clinical manifestation of pelvic inflammatory disease. Next question friend, question number 45. In following which is the most reliable method to diagnose a pelvic inflammatory disease? Laparoscopy, sonography, fluorescentesis and blood examination. The right answer is option A, laparoscopy. Next question friend, question number 46. In following which is not a sexually transmitted disease? Chancroid, syphilis, fibroid uterus and AIDS. The right answer is option C, fibroid of uterus is a not sexually transmitted disease. Chancroid क्या है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स. तो chancroid is an STD, sexually transmitted disease caused by bacteria called the Haemophilus ducreyi.
It causes bumps that may feel tender when you touch them. The bumps fills with pus and may open up and become sore. These sores are most often on the genitals and called the ulcer. While the chancroid is easily treatable, it is also spread very easily. Question number 47. Sexually transmitted disease lymphogranuloma venereum is caused by Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi and HIV. The right answer is option B, Chlamydia trachomatis. Next question, friend, question number 48. Who discovered human immunodeficiency virus? Pasteur and Friedman. Option B, Robert Hooke, Watson and Barry Sinosi. The right answer is option D, Barry Sinosi. Next question, friend, question number 49. In following which statement is a false? Transmission of HIV from male to female is high. Breastfeeding may also a cause of transmission of HIV. The vertical transmission to the newborn of infected mother is 40 to 25%, and transmission of HIV from female to male is high. Option D. The right answer is option D. Transmission of HIV female to male is high. Next question, friend, question number 50. After HIV infection, there is a immunodeficiency mainly due to decreased number of CD4 T lymphocytes, increased number of CD4 T lymphocytes, decreased number of RBC, and increased number of RBC. The right answer is option A, decreased number of CD4 T lymphocytes. तो ये थे फ्रेंड्स ऑप्शन यानी के 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। होप करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू।